नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका एशियन न्यूज़ के इस खास कार्यक्रम सशक्त नारी और समर्थ समाज में। दोस्तों, नारियां सशक्त बन रही हैं और समाज भी सशक्त बन रहा है, लेकिन किस हद तक समाज में बदलाव आया है, ये आज भी हमारे सामने प्रश्न खड़ा हुआ है। इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ेंगे। फिलहाल आपको हम इनके बारे में कुछ बताते हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है स्टूडियो में मनीषी सिंह, जो एक इंटरनेशनल बैडमिंटन प्लेयर हैं, अमिता कुमार, जो इंडिया की फर्स्ट पैड वुमेन है, और श्वेता पड्डा जी, जो एक बॉलीवुड एक्ट्रेस और क्रिएटिव एडिटर एंड आर्टिस्ट हैं। तो चलिए आज हम उनसे कुछ चर्चा करेंगे और जानेंगे कि नारियों को और समाज को सशक्त और परिवर्तन किस तरीके से किया जा सकता है। मनीषी मैम, पहला प्रश्न मेरा आपसे यही है कि आप एक इंटरनेशनल बैडमिंटन प्लेयर रही हैं। इस जर्नी की शुरुआत इतनी आसान तो नहीं रही होगी जैसा कि आपकी इस जर्नी में हमें देखते मिला है। तो कुछ अपने बारे में बताइए और इस जर्नी की शुरुआत आपने कैसे की और किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा। थैंक यू एशियन न्यूज़। आपने जो मुझे यहाँ बुलाया और इतने महत्वपूर्ण विषय के बारे में चर्चा करने के लिए, क्योंकि महिलाएं जब सशक्त होंगी तभी समाज सशक्त होगा, समर्थ होगा। जहाँ तक मैं अपनी जर्नी की बात करूँ, मेरा नाम मनीषी सिंह है, मैं इंटरनेशनल बैडमिंटन प्लेयर हूँ। आज मेरी सक्सेस लोगों को दिख रही है, बट उसके पीछे बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क है और बहुत ज़्यादा स्ट्रगल भी रहा है, क्योंकि खेल मैंने लेट शुरू किया और वहाँ से मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, उसके बाद मेरा एम था नेशनल, और उसके बाद मैं इंडिया को रिप्रेजेंट करना चाहती थी, जिसके लिए मुझे परिवार से भी, क्योंकि परिवार ने भी कहा कि अभी खेल के क्या ही करोगे, बट मुझे ये था कि नहीं, मेरा जो पैशन है, जो सपना है, उसको पूरा करना है। फिर परिवार ने भी साथ दिया और उस तरह से धीरे धीरे मैं अभी हाल ही में BWF वर्ल्ड मास्टर चैम्पियनशिप साउथ कोरिया में खेल के आई हूँ, जिसकी मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि मैं अपने देश को, अपने राष्ट्र को वहाँ पे रिप्रेजेंट किया। इस तरह से मेरी जर्नी जो थी, परिवार को लेके, अपने जॉब को लेके और साथ में डेडिकेशन, हार्ड वर्क के द्वारा मैं आगे बढ़ती गई। मनीषी मैम, जैसा कि आपने अभी जर्नी के बारे में बताया, इतनी आसान नहीं रही। क्या आज की जो लड़कियां हैं, उनको अगर आगे आने में, चाहे वो स्पोर्ट्स के क्षेत्र में हो, चाहे अदर किसी भी फील्ड में हो, लगभग बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ऐसी कुछ चुनौतियां कुछ आपके साथ हुई? चुनौतियाँ तो बहुत आई, क्योंकि मैरिज के पहले मैं बैडमिंटन खेलती थी, बट मैरिज के बाद वो गैप हो गया। तो मेरे इन लॉज या मेरे हस्बैंड, उनका ये कहना था कि अभी सिर्फ फिटनेस के लिए खेलो, इतना ज़्यादा मतलब हार्ड वर्क करने की ज़रूरत नहीं है। बट मेरा ये कहना था कि मुझे इस फील्ड में आगे जाना है, और मैंने सबको साथ लेते हुए अपना काम किया। लेकिन अगर चुनौतियों की बात कही जाए, तो कभी कभी तो ऐसा होता है कि टूर्नामेंट्स हैं और मुझे इतना समय अपने लिए निकालना पड़ता है और समय मिल नहीं पाता है। फिर भी मैं भाग के अपने मतलब टाइम टेबल, मतलब डिसिप्लिन मेंटेन करके रखा है, जिसके कारण मैं ये कर पा रही हूँ। जैसा कि अभी आपने बताया कि डिसिप्लिन किसी भी फील्ड में, चाहे वो स्पोर्ट्स हो या अदर हो, बहुत ज़रूरी है। क्या आपको इसके अलावा कुछ ऐसे फैक्टर्स नज़र आते हैं जिस पर अभी भी इंडिया को या फिर हमारे स्टेट गवर्नमेंट को वर्क करने की ज़रूरत है? सबसे पहले महिलाओं को अगर खेल के क्षेत्र में या किसी और क्षेत्र में आगे बढ़ना है, तो उनको डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा। आपको समय से उठना, समय से सोना, अपनी डाइट मेंटेन करना और हार्ड वर्क करना और कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अगर आप रेगुलरिटी नहीं लाएंगे तो आपको सक्सेस मिलने में थोड़ी मुश्किल होती है। हमारे स्टेट गवर्नमेंट को क्या करना है कि बहुत लोगों को पता नहीं है कि किस तरीके से हम नेशनल या इंटरनेशनल लेवल में अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो उनको क्या करना चाहिए कि एक पूरा एजेंडा बनाना चाहिए कि आपको पहले इस लेवल पे पार्टिसिपेट करना है, उसके बाद अदर लेवल पे पार्टिसिपेट करना है, और उसके बाद आप लास्ट जो इंटरनेशनल लेवल है उस वहाँ तक आप पहुँच सकते हैं। तो और महिलाओं को क्या है कि उनको क्या लगता है कि अब हमारी एज हो गई है। एज
कोई फैक्टर नहीं है, एज ओनली फॉर नंबर हैं। क्योंकि आजकल मास्टर्स में हर फील्ड में, स्पोर्ट्स हो या अदर हो, सब में मास्टर्स को बहुत वैल्यू मिल रही है और उनको आगे बढ़ने का मौका भी मिल रहा है। इसलिए एज को आप कोई फैक्टर मत समझिए, अपना गोल सेट करिए और उस गोल को पाने के, छोटा ही गोल सेट करिए, चाहे वो होम मेकर हो या वो जॉब वाली हो, कोई भी वुमेन हो, अपना गोल सेट करना है और उसके पीछे चलना है और आप देखिए सक्सेस आपके पास होगी। जैसा कि मनीषी मैम ने अभी एक जिक्र किया कि शादी के बाद भी वो अपना करियर कंटिन्यू कर रही हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से कर रही हैं, वैसा ही हमारे साथ अक्सर सारी महिलाओं, लड़कियों के साथ होता है। वो किसी भी करियर में आगे तो बढ़ रही हैं, लेकिन शादी ही उनके लिए एक अंतिम पड़ाव होता है। मैम, आपसे एक मतलब अहम सवाल है हमारा कि शादी के बाद भी लोग अपना करियर परस्यू कर सकते हैं, ये परसेप्शन अभी भी लोगों के बीच में बना हुआ है, मिथ बना हुआ है। इसे किस तरीके से ब्रेक करने की ज़रूरत है? ये आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया है, क्योंकि लड़कियों के लिए क्या होता है कि शादी ही उनका सबसे आखिरी लक्ष्य होता है, ऐसा घर वाले भी कहते हैं और उनके मन में भी शुरू से ये चीज़ बैठा दी जाती है। बट मेरा मानना है कि शादी के बाद भी आप सारी जो आपके मतलब पैशन है या आपका जॉब है, उसको आप आगे बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले लव योरसेल्फ, आपको अपने से प्यार करना होगा। आप जब तक अपने से प्यार नहीं करेंगे या अपने को प्रायोरिटी नहीं देंगे, तो आप दूसरों के लिए भी नहीं कर पाएंगे, ना तो परिवार के लिए कर पाएंगे, ना तो समाज के लिए और ना ही राष्ट्र के लिए। तो सबसे पहले आपको अपने को प्यार करना है ताकि आप स्वस्थ रहें, आप एजुकेट रहें और आप परिवार को, समाज को, राष्ट्र को लेके आगे बढ़ सकें। तो इसमें कोई दोहरा नहीं है कि आप शादी के बाद कोई चीज़ कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं। बस आपका विल पावर, आपके अंदर इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि अगर मुझे मनुष्य जन्म मिला है तो कुछ करने के लिए मिला है। ये नहीं कि सिर्फ शादी करके या बच्चे करके या घर परिवार संभाल के, वो हमारे कर्तव्य हैं, हम उनको भी करेंगे और साथ में आगे हम जो हमारा पैशन है, जिसके लिए हमारा जन्म हुआ है, हम उसको भी कंटिन्यू करेंगे और समाज को सशक्त बनाएंगे, शक्तिशाली बनाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मनीषी जी, आपका इस चर्चा में हमारे शामिल होने के लिए। चलिए अब बात करते हैं हमारी अगली गेस्ट अमिता कुमार जी से, जिनके बारे में मैंने आपको बताया था ये इंडिया की फर्स्ट पेट वुमेन है। ह्यूमन या फिर मैं बात करूँ वुमेन सैनिटाइजेशन की, वुमेन हाइजीन की, एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है शुरू से। अमिता जी ने लगातार सैनिटरी पैड्स पर काम किया और उसके बाद मैटरनिटी पैड्स पर भी उन्होंने काफ़ी वक्त काम किया है। चलिए जानते हैं उनके संघर्ष की कहानी उन्हीं की ज़बानी। मेरा नाम श्रीमती अमिता कुमार है और मैं भी एक गृहिणी हूँ। मैं जब 40 साल की उम्र में पहुँची, उसके बाद मैंने काम शुरू किया। उसके पहले मैं ड्रॉप आउट्स, जो लड़कियाँ घर में झाड़ू पोछा बर्तन कपड़ा करती हैं, उनको शिक्षित करने का काम किया। उसके बाद जो अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन हैं, उनके बीच में काम किया, उनके ओकेशनल ट्रेनिंग और उनको पैरों पे खड़ा करके उनकी शादी ब्याह तक पहुंचाया। शिक्षित करने के साथ साथ सबसे मुख्य बात यह बताई कि आप महिला होने के नाते आप स्वयं का रिस्पेक्ट कीजिए। आप पुरुष के बराबरी या पुरुष के समकक्ष आने की कोशिश ना करें। आप महिला हैं, उस बात का रिस्पेक्ट करते हुए अपने जीवन को आत्मनिर्भर तरीके से बनाएं। उसके बाद मैंने मैटरनिटी और सैनिटरी पैड्स पे काम किया। सबसे पहला संदेश तो यही है, अगर आपके जीवन को सार्थक करना चाहते हैं, आपके दिल में कोई इच्छा है, जैसे कि मनीषा मैडम ने भी बताया, आप किसी भी उम्र में आप अपने जीवन को सार्थक और अपनी इच्छा को आप संपूर्ण रीति से पूरा कर सकते हैं। सैनिटरी पैड के काम करते करते यह आवश्यकता समाज की मुझे महसूस हुई कि जो आर्थिक रूप से कमज़ोर व्यक्ति हैं, जब वो डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल जाती हैं तो वो गंदे कपड़े का इस्तेमाल करती हैं और भयंकर संक्रमण से ग्रसित हो जाती हैं, जो कि कैंसर तक वो बात चली जाती है। उनका रोजगार छूट जाता है, माँ के दूध से शिशु में भी उस संक्रमण का कुछ असर आ जाता है। और इसीलिए मैंने इस दिशा में काम किया
और ये एक संघर्षपूर्ण चुनौतीपूर्ण कार्य था, क्योंकि सैनिटरी पैड्स के लिए सभी जानते थे, लेकिन मैटरनिटी पैड क्या होता है, इसका इस्तेमाल मुख्यतः क्यों करना चाहिए, यह समाज में लाने के लिए मेरे को बहुत ज़्यादा जद्दोजहद करनी पड़ी। लेकिन लगन और मेहनत, लक्ष्य तक पहुंचने की इच्छा ने इस कार्य को सफल बनाया और आज मैं इसी नाम से जानी जाती हूँ। इसके लिए मुझे बहुत खुशी है। अमिता मैम, जैसा कि आपने बताया मैटरनिटी पैड्स के बारे में लोगों को अभी तक ज़्यादा पता नहीं है। मैं अपने दर्शकों को बताने के लिए आपसे अनुरोध करूंगी कि इस बारे में थोड़ा सा कुछ हमें बताएं कि क्या होता है मैटरनिटी पैड्स और इसकी आवश्यकता अभी समाज में क्यों है। मैटरनिटी पैड सैनिटरी पैड से अलग होता है। मैटरनिटी पैड का साइज़ सैनिटरी नैपकिन से काफ़ी बड़ा होता है और ये इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि डिलीवरी के बाद अगर प्रसूति को टाँके लगे हों या उसका सीज़र हुआ हो तो भी वो पैड इस तरह से इस्तेमाल में रहता है कि वो यूज़र फ्रेंडली रहता है, उसको बहुत आसान तरीके से पहना जा सकता है, पहला। दूसरा, उसमें स्त्राव सोखने की यानी उसकी जो सोकिंग कैपेसिटी है वो सैनिटरी पैड से बहुत अधिक होती है और इसलिए उसको इस्तेमाल करना चाहिए। और जब प्रसूता बिस्तर पर लेटी होती है उस समय भी जब स्त्राव होता है तो किसी भी प्रकार का स्त्राव कपड़े पे, बिस्तर पे मैटरनिटी पैड की वजह से बिल्कुल नहीं आता, उसका कंफर्ट लेवल बहुत अधिक बढ़ जाता है। और जिस समय एक महिला की सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैटरनिटी पैड की उभर कर आती है वो ये है कि जब किसी डिलीवरी हुई महिला है, प्रसूता महिला है, जिसका नवजात शिशु तुरंत पैदा हुआ है, वो मानसिक रूप से भी काफ़ी अपने आप को कमज़ोर समझती है और उस समय जब ये सब कंफर्ट लेवल उसे मिलते हैं तो उसका मानसिक रूप से भी सक्षम होने के लिए सहायक है। आपको सुनकर समझ ना आ रहा हो लेकिन ये बहुत ही सिक्योर हो जाती है वो कि मेरा जो स्त्राव है बिस्तर में नहीं लग रहा है, फैमिली में किसी को नहीं दिख रहा है, तो वो एक कंफर्ट लेवल पे पहुंच जाती है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि हर एक को मैटरनिटी पैड का इस्तेमाल करना ही चाहिए। अमिता जी, अभी जैसा कि आप बता रही थी कि इसकी ज़रूरत है, आपको इसकी प्रेरणा कैसे मिली? जहाँ तक मुझे पता है कि आप फर्स्ट पैडमैन जो कहे जाते हैं उनसे एक बार आपकी मुलाकात हुई थी और आप उनसे इंस्पायर होकर इस दिशा में काम करने लग गई। कुछ उस वाक़ये के बारे में बताइए। जी, मेरे को सैनिटरी पैड्स के लिए ट्राइबल एरिया की किशोरियों के लिए काम करने के लिए गवर्नमेंट से बुलाया गया था और उसकी ट्रेनिंग लेने के लिए मैं दिंडीगल गई थी जो तमिलनाडु में है और दिंडीगल से कोयम्बटूर बहुत पास है और वहीं पे मेरी मुलाकात जो मैं उनसे पर्सनली जो व्यक्तिगत तौर पर जाकर मिली हूँ मुरुगनंदम जी से और उनकी मशीन को देखने का, उनका वर्कशॉप देखने का और उनसे मिलने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। और जब मैं वहाँ से उनसे मिलकर और ट्रेनिंग लेकर गांधीग्राम से जब मैं वापस लौटी तो छत्तीसगढ़ में फिर मैंने इस कार्य को किया। मैम, आपसे जानना चाहेंगे कि अब तक आपने कितने मैटरनिटी पैड्स बना लिए हैं और कब अभी तक इसका लाभ कितनी महिलाओं और लड़कियों को मिला है? मैं ये कार्य 2014 से कर रही हूँ और 2008 से मैंने सैनिटरी पैड्स पर काम किया। 2012 से 14 के बीच में मैंने मैटरनिटी पैड का काम किया। करीब करीब मुझे 10 साल हो गए हैं और अनगिनत पैड्स का निर्माण मैंने किया है और आपको बताकर खुशी हो रही है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी हमारे मैटरनिटी पैड्स जाते हैं और मुझे बेहद खुशी है कि गांव-गांव की महिलाओं तक मेरा पैड जो पहुंच रहा है वो मेरे लिए एक लक्ष्य प्राप्ति की तरह और वो मेरा एक अचीवमेंट की तरह मैं उसको देखती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद अमिता जी। आप बिल्कुल एक सशक्त नारी और सशक्त समाज का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है हमारे सामने। तो चलिए अब हम बात करते हैं हमारी अगली गेस्ट श्वेता पड्डा जी से और उनसे जानते हैं कि कैसे उन्होंने ऐसी इंडस्ट्री का चुनाव किया जिसका विरोध तो उन्हें सबसे पहले उनके घर में ही देखना पड़ा होगा। तो श्वेता जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि कैसे आपने इस बॉलीवुड इंडस्ट्री या फिर इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आने का फैसला किया? थैंक यू पूनम, इतना डिफ़िकल्ट बट इतने सहजता से आपने मुझसे ये सवाल पूछा। हालांकि जवाब जो है वो मैं ट्राई करूँगी कि
उसी तरीके से दूं जो सच का प्रमाण भी दे, और जो मेरे एक्सपीरियंसेस रहे हैं लाइफ में, और मोटिवेशन भी हो जाए जो स्त्रियां या महिलाएं या बालिकाएं इस फील्ड में आना चाहती हैं उनके लिए। यस, जर्नी डिफ़िकल्ट रहती है, क्योंकि जब कोई फीमेल, कोई महिला अपने बारे में सोचना शुरू करती है तो उसके जहन में सबसे पहले उसका परिवार आता है। जैसे आपने अभी मेरे को पैनलिस्ट जो बैडमिंटन इंटरनेशनल प्लेयर हैं, उन्होंने कहा कि यू नीड टू लव योरसेल्फ फर्स्ट, वो उनको याद नहीं रहता। तो मेरे साथ भी यही हुआ था, बट मुझे एक गुरु मंत्र मेरे माता पिता ने बचपन से दे रखा है, जिसको मैंने प्रिंसिपल बना के अपने साथ रखा, और आज मैं जिस भी जगह पे हूँ, छोटी मोटी जिस जगह पे भी हूँ, वो मेरे साथ प्रिंसिपल काम करता है, और वो ये है कि जब तक आसमान ना गिरे तब तक डरना नहीं। और अर्जुन को सिर्फ एक चीज़ दिखती थी, वो थी मछली की आँख। सो आई हैड ऑलवेज बीन वेरी फोकस्ड इन वॉट एवर आई हैव डन। डर मुझे कभी लगा ही नहीं, और डर इसलिए नहीं लगा क्योंकि मैंने अपनी ड्यूटीज़ या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ कभी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। एग्जाम्पल ये है कि अगर मुझे पढ़ना था, क्योंकि मेरी शादी बहुत ही कम उम्र में हो गई थी, 20 साल में, और मैं पढ़ रही थी और मैं आगे पढ़ना चाहती थी, तो मैं ऐसा करती थी कि अगर 5:30 बजे अगर मुझे सास ससुर को अपनी चाय देनी है, तो मैं 2:30 से 4:30-5 बजे तक अपनी पढ़ाई कर लेती थी, क्योंकि मुझे पता है कि 5:30 के बाद दिन हो जाएगा और फिर वो रोज़मर्रा के काम होंगे। सो आई मेंटेन एंड बैलेंस्ड द इक्वेशन दिस वे। तो इस वक्त मेरी ये 7th पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री जो मुझे अभी मिली है, उसमें भी मैंने टॉप किया है, एंड लाइफ हैज़ गिवन मी गुड एक्सपीरियंसेस। तो मैं अगर पीछे मुड़ के देखूं तो मैं रिग्रेट नहीं करती। आई ऑलवेज टेक इट एज नॉट स्ट्रगल बट द जर्नी, अ ब्यूटिफुल जर्नी विच हैज़ ब्रॉट मी हियर। सो हमारे साथ एक मिथ ब्रेकर है, जैसा कि एंटरटेनमेंट और एजुकेशन एक दूसरे के पैरेलली कभी नहीं चल सकते। यहाँ पर हमारे सामने एक मिथ ब्रेकर है, स्टेटमेंट चेंजर है, श्वेता पड्डा जी। आप कैसे, मतलब एक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री उसमें होने के बावजूद आपने एजुकेशन को परस्यू किया? मैम, मेरा तो यही ख्याल है कि पढ़ते रहना चाहिए। एजुकेशन मतलब वो जो पढ़ाई डिग्रीज वाली है वो अलग बात है, लेकिन एक सिविलाइज्ड पर्सन होने के लिए, मैनरिज्म होने लाने के लिए, अपनी पर्सनालिटी बनाने के लिए, जिससे आपको कॉन्फिडेंस आता है, तो मेरा ख्याल एजुकेशन या लर्निंग अगर मैं कहूँ तो वो बहुत काम आती है। इस वक्त मैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्ट स्किल कोच भी हूँ। आई एम द टॉप वॉइस कम्युनिकेशनिस्ट ऑन लिंक्डइन एंड अदर ग्लोबल प्लेटफॉर्म। तो करते रहना चाहिए, हर चीज़ को सीखने की ललक होनी चाहिए। मैं क्रिएटिव हमेशा से रही हूँ। मैंने जैसे अर्जुन का मेंशन किया, तो मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताती हूँ कि जैसे हर घर में पहला बच्चा लड़का मांगा जाता है, मेरे फादर ने लड़की मांगी थी, और मेरी मम्मी बिल्कुल भी म्यूज़िक और क्रिएटिव आर्ट से जुड़ी नहीं है। मेरे फादर टोटली उसमें रमे हुए हैं। तो वो मेरी मम्मी को वो वॉकमैन के ईयरफोन्स लगा देते थे और कहते थे पहला बच्चा लड़की होगी और क्रिएटिव होगी, वो म्यूज़िक की जानकार होनी चाहिए, अब बस कैसे भी हो जाए। तो वो बीज जो था मेरे अंदर म्यूजिक और क्रिएटिविटी का, उन्होंने डाला, लेकिन मेरी मम्मी ने बैलेंस करा इक्वेशन को। उन्होंने कहा कि ये सब चलेगा साथ में, बट पढ़ाई साथ में चलेगी। सो यू नीड टू बी बिकमिंग अ गुड पर्सनैलिटी। फॉर दैट यू नीड टू बी गेटिंग योर एजुकेशन डन। तो आज 20 साल हो रहे हैं, 22 साल हो रहे हैं, मैंने अपनी एजुकेशन नहीं छोड़ी, और मैं और भी करना चाहती हूँ। मतलब मैं एज या कोई भी किसी भी तरह का कोई ऑब्स्टेकल अपनी लाइफ में नहीं देखती, क्योंकि मुझे करना है। सो आई हैव वन मैसेज टू ऑल द लेडीज आउट देयर, डरना नहीं है, और एक लाइफ है, जो कुछ करना चाहती हूँ हौसले बुलंद करके करती जाइए, कोई नहीं रोकेगा। श्वेता जी, जैसा कि अभी आपने बताया कि आपकी फैमिली बहुत सपोर्टिव रही है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के बारे में अगर मैं बात कहूँ तो बहुत सारी लड़कियां खासकर इस फील्ड में जाना चाहती हैं, लेकिन अक्सर वो एक ट्रैप में ऐसे फंस जाती हैं जहां से निकलना बहुत मुश्किल होता है। तो कैसे उस ट्रैप से बचा जाए और एक्चुअल पोजीशन जहां पर उन्हें अप्लाई करना है, जहां से उनकी सपनों को उड़ान मिल सके, वो सीढ़ियाँ कैसे मिलेगी उन्हें, इस बारे में कुछ हमसे बताएं। सो आपके 2 सवाल हैं, एक कैसे और उसके बाद क्या एक्सपीरियंसेस। तो पहले कैसे बताती हूँ। जैसे कि आपको मेडिकल में जाना है, डॉक्टर बनना है, तो आपको मेडिकल की पढ़ाई करनी पड़ेगी। इंजीनियर बनना है तो इंजीनियरिंग की पढ़ाई करनी पड़ेगी। वैसे ही एक मिथ है कि आर्टिस्ट बनना है या एक्टर बनना तो उसके लिए पढ़ाई नहीं की जाती। ये बहुत गलत है। वी हैव प्रॉपर
education for that, we have different institutions for that. Go there, पढ़ाई कीजिए, सीखिए और यहाँ आइए और आजमाइए. Number 2, हाँ बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें तकलीफ़ें होती हैं, बट फिर मैं आपको एक लाइव एग्जाम्पल बन के ये आंसर करना चाहती हूँ. सब कुछ आप पे डिपेंड करता है. आपका क्या एम है, ऑब्जेक्टिव क्या है, आपके रास्ते कैसे हैं, इसमें आपके संस्कार, इसमें आपके घर वालों का आप पे ट्रस्ट, उससे भी ज़्यादा आपका खुद पे ट्रस्ट, वो बहुत ज़रूरी है. आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका प्रेजेंटेशन, हर सवाल का जवाब है. अगर आप अवेलेबल हैं, किसी को क्या प्रॉब्लम है, बट आई डोंट थिंक आप में कोई कमी है. अगर हुनर है तो हुनर पुरजोर और बढ़ चढ़ कर जवाब देता है. सो आई थिंक ये जो नारी शक्ति या सशक्तिकरण, ये सब जो बातें हैं ना, नारी इज़ कंप्लीट. नारी को किसी सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है. शी इज़ बैंग ऑन. आप चलिए, कारवां अपने आप बनता चला जाएगा. बिल्कुल. श्वेता जी, मेरा आपसे ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा कि महिलाएं तो आज बहुत आगे बढ़ रही हैं, सशक्त बन रही हैं, लेकिन इनकी इस सशक्तता के पीछे आज भी एक मैन बिहाइंड द वुमेन या वुमेन बिहाइंड द मैन, ये टैगलाइन जुड़ा हुआ है. इसे कैसे हम तोड़ सकते हैं? और इसी में मैं भी एक सवाल और ऐड करना चाहूँगी. वुमेन फॉर द वुमेन, ये भी एक बहुत आवश्यकता है हमारे इस समाज के लिए. इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं पहले दूसरे सवाल का जवाब एक लाइन में देना चाहती हूँ कि बिल्कुल, अगर फीमेल्स, महिलाएं हाथ पकड़ लेना अपना एक दूसरे का, पहले भी वो बहुत बलशाली और शक्तिशाली है, उनको तो वैसे ही कोई नहीं रोक सकता. एग्जाम्पल है कि माँ अगर बेटी का सपोर्ट करती है तो सास भी बहू का करते, फिर देखिए कोई रोक ही नहीं सकता. सो आई डोंट थिंक कि किसी भी तरह की और सपोर्ट की ज़रूरत है, एंड शी कैन जस्ट लिव बोथ ऑफ देयर लाइव्स. The other point is men behind women and women behind men का एक ही फंडा है कि जब गाड़ी चलती है तो पहिए साथ चलते हैं. एक भी गाड़ी का पहिया पंचर होता है तो वो गाड़ी ज़रा हिलती है तो या डगमगा जाती है. तो मेरा ख्याल जब हाथ पकड़ा है तो साथ चलिए, और जितनी दूर तक जा सकते हैं उतना तो साथ दीजिए, चाहे वो वुमेन हो या मेन हो, और ट्रस्ट रखिए. यू नेवर नो व्हाट इज़ गोइंग टू कम इन फ्यूचर. अमिता जी, मैं आपसे भी एक सवाल करना चाहूँगी कि विमेन फॉर द वुमेन, ये कॉन्सेप्ट आजकल हम सुनते तो आ रहे हैं, लेकिन समाज में इसकी कितनी ज़रूरत है, हमारे दर्शकों को बताएं. ये हमारा समाज का एक कटु सत्य है कि औरत औरत का साथ नहीं देती. कहावत भी है, औरत ही औरत की दुश्मन है, और सही में ये बात हमारी आज सीखने की है. पूरे समय किसी पुरुष को दोष देना कि महिला उस पुरुष की वजह से आगे नहीं बढ़ पा रही है. बहुत से ऐसे पुरुष हैं जिन्होंने अपनी पत्नी, बहन, माँ को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और जिसकी वजह से वो आज आगे हैं. निशा मधुलिका, जिनका कुकिंग चैनल चलता है, जब मैं उनकी जीवनी के बारे में पढ़ रही थी, उनकी इंटरव्यू सुन रही थी, तो उन्होंने बताया कि उनके पति और बेटों ने उनको बहुत सपोर्ट किया. सच्चाई ये भी है कि सिक्के के दूसरे पहलू में औरत ही औरत की दुश्मन भी है. औरत औरत की प्रजाति है, इसलिए मैं स्ट्रांगली इस बात को कहूँगी कि हम महिलाओं को भी एकजुट, एक मानसिकता और एक दूसरे को सहयोग करने की आत्मा के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है. सबसे पहले सास बदनाम है, परंतु आज बहू भी बदनाम है, इसलिए वहाँ संबंध सुधारिए और बहू और सास मिलकर अपने अपने लक्ष्य को प्राप्त कीजिए. दोनों एक दूसरे की सीढ़ी बने. और दूसरे नंबर पर मैं ये कहना चाहूँगी कि जब एक महिला पूरे आसपास के क्षेत्र को, समाज को बदलने की ताकत रखती है, तो जब एक ही परिवार की 2-3 महिलाएं एक साथ जुट जाएंगी तो पूरा देश, पूरा विश्व एक साथ बदलने की ताकत रखती है. मनीषी जी, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगी कि जिस तरीके से आप इस फील्ड को बिलोंग करती हैं, जहाँ प्रतिस्पर्धा का बहुत अहम महत्व है, जीत के लिए सब खेलते हैं, लेकिन ज़िंदगी ऐसी नहीं है. कभी आपको जीत मिलेगी, कभी हार मिलेगी. ये जो पहलू है, इससे खासकर महिलाएं किस तरीके से उबर सकती हैं? रितु जी, आपका ये क्वेश्चन बहुत ही दिल को छूने वाला है
कि जहाँ पे स्पोर्ट्स है, खेल है, वहाँ पे हार जीत दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि अगर एक खिलाड़ी जब हारता है तो वो हारता नहीं है, या तो जीतेगा या तो उस जीत से कुछ सीखता है, और बस उसी हार को पकड़ना है और उसकी सीख लेके हमको आगे बढ़ना है। तो देखिए कि नेक्स्ट टाइम आप में इतना इम्प्रूवमेंट आता है कि उससे हमको हार नहीं मानना है कि हम उस फील्ड को छोड़ दें या हम स्पोर्ट्स को छोड़ दें, बल्कि उससे हम और मोटिवेट होके उससे और आगे बढ़ें। इसलिए मैं और भी महिलाओं को बोल रही हूँ कि अगर जीवन में भी किसी भी विषय में अगर आपको ऐसा लगता है कि हम हार गए हैं, तो आप पीछे मुड़ के मत देखिए, क्योंकि बोलते हैं ना कि एक सीढ़ी दो सीढ़ी चढ़ के हम बराबर प्रयास कर रहे हैं कि हम जीत सकें, लेकिन जैसे ही हम हार महसूस करते या हम हार जाते हैं तो हम क्या पीछे की तरफ आने लगते हैं। बट नहीं, आप उसके बाद आप नेक्स्ट सीढ़ी जैसे ही चढ़ेंगे ना तो आपको फिर से सफलता प्राप्त होगी। तो डरना नहीं है, कॉन्फिडेंस हमेशा बना के रखना है कि आज नहीं तो कल मेरे द्वारा जीत हासिल की जा सकती है। मैं सभी महिलाओं को एक संदेश देना चाहती हूँ कि आप अपनी लाइफ में कोई भी एक एक्टिविटीज़ को शामिल करिए डेली की दिनचर्या में। ऐसा नहीं आप स्पोर्ट्स, किसी एक स्पोर्ट्स को ले लीजिए, या फिर आप योगा, या तो आप मेडिटेशन, स्विमिंग हो गया, वॉकिंग हो गया, रनिंग हो गया, किसी भी एक एक्टिविटीज़ को अपनी डेली दिनचर्या में शामिल कीजिए। फिर देखिए आप मेंटली और फिज़िकली इतने स्ट्रांग हो जाएंगे कि आप किसी भी विषय में निर्णय लेने में सक्षम रहेंगे, और कॉन्फिडेंस को वेयर करके चलिए। ज्वेलरीज हैं, ये अदर चीज़ें, उनके पीछे भागना एक लिमिट तक सही है, बट आप में अगर कॉन्फिडेंस आ जाएगा ना तो इन सब चीज़ों की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं कहना चाहूँगी सभी महिलाओं को कि गर्व है मुझे, मैं नारी हूँ और बहुत जल्दी समाज को बदलने वाली हूँ। आने कब मैं उड़ जाऊँगी, चाहे लाख लगा लो बंदिशें, दूर आसमान में अपनी जगह बनाऊंगी। हाँ, गर्व है मुझे, मैं नारी हूँ, बहुत जल्दी समाज को बदलने वाली हूँ। थैंक यू। तो ये थी हमारे साथ आज की कुछ स्पेशल गेस्ट जो अपने अपने क्षेत्र में महारत हासिल की हुई हैं। जैसा कि उन्होंने बताया कि लव योरसेल्फ, यानी महिलाएं लगातार जिंदगी में दूसरों के लिए जीती हुई आई हैं। लगातार महिलाएं दूसरों के लिए जीती हुई आई हैं, लेकिन खुद के लिए वे जीना भूल जाती हैं। इसी पर आज हमने चर्चा की, उनसे उनका एक्सपीरियंस जाना और कुछ हमने उनसे सीखा। तो ये थी सशक्त नारी समर्थ समाज की संकल्पना एशियन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।